नमस्कार आप सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और प्रारंभिक परीक्षा को लेकर आप सब ने कार्य करना भी प्रारंभ कर दिया होगा। प्रारंभिक परीक्षा की दिशा में लगातार बढ़ते हुए जब से ये आपका कह सकते हो दूसरा चरण प्रारंभ हुआ है, ये आज की तीसरी वीडियो है इस चरण में। और यहाँ पर भी हम प्रारंभिक परीक्षा को ही लक्ष्य बनाते हुए प्रारंभिक परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और किन प्रश्नों के पूछे जाने की संभावना है, इस पर हम कार्य कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से पूर्व में जो परीक्षा हुई थी मई माह में जो कैंसिल हुई, उसमें हमें सफलता मिली थी, उसमें हमने बेहतर किया था। निश्चित रूप से यदि हम इस प्रकार के कार्यक्रम से जुड़े रहते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज करते हैं, तो निश्चित रूप से उससे प्रारंभिक परीक्षा में मदद मिलनी तय है। तो आइए सबसे पहले अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। और आज की इस वीडियो में इस पीडीएफ में भी टोटल जो प्रश्नों की संख्या है, यदि मैं बात करूं मैक्सिमम हम 40 प्रश्न देखते हैं, तो यहाँ पर भी 39 से 40 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। 2 से 3 प्रश्न ऐसे हैं जो रिपीट हो गए हैं, तो उन सबको मिलाकर आप कह सकते हो लगभग 40 प्रश्न हमें देखने हैं। और इन 40 प्रश्नों के माध्यम से आप कह सकते हो 2 से 3 टॉपिक आपके अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। बायो इसमें है, इसमें भूगोल के विषय वस्तु हैं और इसमें इतिहास के विषय वस्तु हैं। आज की इस पीडीएफ में करंट अफेयर्स नहीं है, तो 3 विषयों को मुख्य रूप से आज हम देखेंगे। तो चलिए अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं कि आप में से बहुत कम लोग, आपको कुछ होमवर्क दिया जाता है और होमवर्क देने का कुछ उद्देश्य होता है। उद्देश्य ये होता है कि आप इसमें इन्वॉल्व होंगे, आप इसमें जुड़ेंगे, और जब आप इसमें सहभागिता करेंगे तो निश्चित रूप से वो चीज़ें और बेहतर होंगी। क्योंकि यदि होमवर्क दिया जा रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि जो होमवर्क दिया जा रहा है वो 100% आपको आता हो, 100% आपका तैयार हो। यदि तैयार है तो बहुत अच्छी बात है, रिवाइज हो रहा है। यदि नहीं तैयार है तो आप कहीं से किताब उलटते हो, पेज पलटते हो, अपने नोट्स उलटते हो, मैप का सहारा लेते हो, गूगल का सहारा लेते हो और जाकर उस पर सर्च करते हो, खोज करते हो और लाकर कमेंट बॉक्स में शेयर करते हो। और इस प्रकार से जब हम कुछ चीज़ें स्वयं से मेहनत करते हैं, स्वयं से हम सर्च करते हैं, स्वयं से हम खोजते हैं, स्वयं से हम पढ़ते हैं, तो वो चीज़ें लाइफ लॉन्ग हो जाती हैं, वो फिर कभी भूलती नहीं हैं। होमवर्क देने का सिर्फ इतना तात्पर्य रहता है कि आप इनसे जुड़ें, इस कार्यक्रम से जुड़ें, आप विषय वस्तु से जुड़ें और थोड़ा सा इस क्लास के बाद थोड़ा सा चीज़ों को आप भी स्वयं से रिवाइज करें, ये हमारा उद्देश्य होता है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत अब हम करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, आप देख रहे होंगे। प्रश्न कह रहा है 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। हड्डियों की संख्या होती है, ये की है, हड्डियों की संख्या होती है। कितने वर्ष पर पूछा जा रहा है? 20 वर्ष पर पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में हड्डियों की कितनी संख्या होती है, आपको बताना है। 4 विकल्प है। पहला विकल्प कह रहा है 200, दूसरा विकल्प कह रहा है 100, तीसरा विकल्प कह रहा है 300 और चौथा विकल्प कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मानव शरीर में जब हम 20 वर्ष की आयु पर आ जाते हैं तो शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, ये पूछी जा रही है। आप जानते हैं कि मानव में यदि हम बात करें तो कुल मिलाकर जो वयस्क जब हम हो जाते हैं तो वयस्कता के आधार पर यदि हम बात करें तो हड्डियों की कुल संख्या हो जाती है 206। और यहाँ पे बात क्या हो रही है? 20 वर्ष की बात हो रही है। 20 वर्ष का मतलब कि हम वयस्क हो चुके हैं, हम वयस्क होने के समय में बात कर रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे कितनी होती हैं हड्डियाँ? 206। तो इसका सही जवाब होगा 206, मतलब डी विकल्प आपका सही उत्तर होगा। यही प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता था कि वयस्क मनुष्य के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है, तो भी आपका जवाब वही होता। आगे मैं बात करूं कि जो हड्डियां होती हैं, जो वयस्क में 206 हड्डियां आपको देखने को मिलती हैं, ये कंकाल तंत्र का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? यही हड्डियां कंकाल तंत्र का निर्माण करती हैं। और जब कंकाल तंत्र की बात आती है तो आपको पता होना चाहिए कंकाल तंत्र को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला आता है आपका वाह कंकाल, ठीक है, और दूसरा आपका आता है
अंतः कंकाल। तो बाह्य कंकाल और अंतः कंकाल दो भागों में इसको बांटा जाता है। बाह्य कंकाल के अंतर्गत यदि हम बात करें तो हमारे जो अंगुलियों के नाखून होते हैं, हमारे जो बाल होते हैं और जो रोम होते हैं, ये तीनों आते हैं बाह्य कंकाल के अंतर्गत। अंतः कंकाल की जब हम बात करते हैं तो अंतः कंकाल के अंतर्गत अस्थिपंजर हमारे आते हैं। तो ये बात स्पष्ट होनी चाहिए। इसके बाद बात आती है कि हड्डियों का वर्गीकरण, क्योंकि हड्डियां 206 होती हैं, तो हड्डियों का जब वर्गीकरण किया जाता है तो हड्डियों का जो वर्गीकरण होता है वह भी दो भागों में किया जाता है। अभी ये दो भाग कौन कौन से हैं? पहला आता है अक्षीय और दूसरा आता है उपांक्षीय। पहला आता है अक्षीय और दूसरा आता है उपांक्षीय। ठीक है, तो अक्षीय और उपांक्षीय इन दो भागों में जो है हम इसको वर्गीकृत करते हैं। और अक्षीय भाग में यदि हम बात करें तो कुल मिलाकर 80 हड्डियां, और उपांक्षीय भाग में जब हम बात करते हैं तो 126 हड्डियां होती हैं। तो अक्षीय में 80 और उपांक्षीय में 126, यह भी आपको पता होना चाहिए। पूछा जा सकता है एक नंबर में, और पूछा भी गया है। ठीक है, तो आपको पता हो गया, चाहे हम वयस्क की बात करें, चाहे हम 20 वर्ष की बात करें, चाहे हम 22 वर्ष की बात करें, तो हड्डियों की जो कुल संख्या होगी वो 206 होगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? इनमें से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? बीमर, स्टेपीज, मैलियस या इनकस, इनमें से मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, आपको बताना है। चले बताएं। आप जानते हैं दो प्रश्न ये महत्वपूर्ण हैं, एक सबसे छोटी हड्डी और एक आता है सबसे बड़ी। ये दोनों आपको पता होना चाहिए कि सबसे छोटी कौन सी है और सबसे बड़ी कौन सी है, ये दोनों जानकारी आपको होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है प्रश्न में कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? बीमर, स्टेपीज, मैलियस या इनकस, इनमें से आपको एक विकल्प पर चुनाव करना है। आप जानते हैं एक हड्डी का आपने नाम सुना होगा, स्टेपीज। स्टेपीज जो हड्डी है ये कान की हड्डी होती है और यह सबसे छोटी हड्डी होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो याद रखिएगा, स्टेपीज जो कि कान की हड्डी होती है ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी की बात करें तो इसको बोलते हैं फीमर, और ये जो फीमर हड्डी होती है ये जांघ से संबंधित होती है। और जांघ में इसके अतिरिक्त भी दो अन्य हड्डियां भी महत्वपूर्ण हैं जो पूछी जाती हैं, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अभी आगे चल के उसकी बात होने वाली है, वहाँ पे हम बात करेंगे। लेकिन इतना यहाँ पे आप जान लीजिए कि सबसे बड़ी हड्डी फीमर जो कि जांघ की हड्डी होती है, और सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज जो कि कान की हड्डी होती है, ये आपको पता होना चाहिए। वयस्क मनुष्य के शरीर में यदि हम बात करें तो आपको याद रखना है जो जल होता है वो 65% होता है। वयस्क मनुष्य के शरीर में जो जल का अनुपात है वो 65% है, ये आपको पता होना चाहिए। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में जो पाया जाने वाला तत्व है वो है ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व है वो है ऑक्सीजन, ये भी आपको पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा मात्रा ऑक्सीजन की होती है, कई बार पूछा गया है, आपसे पूछा भी जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे शरीर की लघुतम हड्डी कहाँ पाई जाती है? हमारे शरीर की लघुतम हड्डी कहाँ पाई जाती है? चलो बताएं। देखो, इसको तो मैं बताऊंगा नहीं, इसको तो सभी को जवाब देना है और सभी का जवाब भी सही आना चाहिए। सही जवाब देना है सभी को और कम समय में देना है। चलो बताएं, फास्ट जवाब दीजिएगा। देखो, जब तक आप जो होमवर्क दिया जाता है उसमें इन्वॉल्व नहीं रहेंगे, जब तक आप जो टॉपिक यहाँ पे पढ़ाया जाता है उसको जाकर एक बार फिर से वन लाइनर पुस्तक से रिवाइज नहीं करेंगे, तब तक आप इसका मैक्सिमम आउटपुट नहीं ले सकते हैं। इस कक्षा का मैक्सिमम आउटपुट लेना है तो कक्षा में जो प्रश्न देख रहे हैं आप,
जिस टॉपिक से संबंधित हैं वो टॉपिक वन लाइनर पुस्तक से जाकर अवश्य किया करें। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, लघुतम। आप जान रहे हैं, अभी मैंने इससे पहले के प्रश्न में देखा था कि सबसे छोटी, तो छोटी को ही लघुतम कहा जाता है, तो कुछ भी यहाँ बदलेगा नहीं, यहाँ सिर्फ और सिर्फ आप टिक करोगे कान को, ठीक है। तो सबको जवाब आना चाहिए, सिर्फ शब्दों का खेल था यहाँ पे। एक जगह लघुतम था, एक जगह सबसे छोटी पूछ लिया गया था। चलो इसको बताओ। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है, संरंधी होती है, ठोस होती है, कीलक होती है। बताएं पैर की जो हड्डी है वो कैसी होती है, आपको बताना है। चलें बताएं पैर की हड्डी कैसी होती है। अभी मैंने आपको बताया था कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर, और फीमर जो है ये जांघ की हड्डी है, और यहीं पर दो हड्डी और आपको याद रखना है। एक का नाम है टिबिया, टिबिया, ये जो टिबिया है ये भी जांघ की ही हड्डी है, और एक का नाम है फिबुला। टिबिया और फिबुला ये पूछा जा सकता है, दोनों नाम एक साथ पूछा जाएगा कि टिबिया और फिबुला जो है ये मानव शरीर की हड्डियां हैं, ये कहाँ से, किस भाग से संदर्भित हैं, तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, मनुष्य के शरीर में पैर की जो हड्डी है वो कैसी होती है। पैर की जो हड्डी है वो ठोस होती है। सी विकल्प इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है, ठीक है। अब पैर की हड्डी की बात हो रही है तो आपको यह भी पता होना चाहिए, मानव की जो खोपड़ी होती है इसमें भी हड्डियां होती हैं कई सारी, और खोपड़ी में जो हड्डियां होती हैं इनकी संख्या होती है 28। खोपड़ी में, मनुष्य की खोपड़ी में कुल अधिकतम जो हड्डियों की संख्या है वो होती है 28, जिसमें से पहला भाग जो 8 हड्डियां होती हैं ये बनाती हैं मस्तिष्क का खोल, ठीक है। मस्तिष्क का खोल ये बनाती हैं ये 8 हड्डियां, ठीक है। इसके बाद जो दूसरी सबसे ज़्यादा संख्या है हड्डियों की वो है 14, और ये जो 14 है ये चेहरे का कंकाल बनाती हैं। क्या बनाती हैं, ये चेहरे का कंकाल बनाती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और तीसरा जो बची हुई 6 हड्डियां हैं, यदि हम इनकी बात करें, जो बची हुई 6 हड्डियां हैं ये आपकी बनाती हैं कर्ण अस्थियां, ठीक है। कानों की अस्थियों को ये तैयार करती हैं। तो याद रखिएगा, मनुष्य की खोपड़ी में कुल मिलाकर 28 अस्थियां आपको देखने को मिलती हैं, और ये जो 28 अस्थियां हैं ये 3 भागों में आपकी बटी होती हैं, ठीक है। और ये 3 भाग कौन कौन से हैं, इन 3 भागों में 8 होती हैं जो मस्तिष्क का खोल तैयार करती हैं, 14 होती हैं जो चेहरे का कंकाल बनाती हैं, और 6 हड्डी होती हैं जो कर्ण की अस्थियां होती हैं। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इतनी जानकारी यदि आपके पास है तो यहाँ से खोपड़ी की हड्डियों से भी कोई भी प्रश्न आता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि यदि आपसे पूछ लिया जाए हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो आप बताओगे कैल्शियम फॉस्फेट जो है वो हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। यह भी फैक्ट है, रट जाना है इसको, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 5, शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है। आर्थोप्लास्टी क्या है आपको बताना है। ओपन हार्ट सर्जरी, गुर्दा प्रत्यारोपण, हिप ज्वाइंट रिप्लेसमेंट, या कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन, या रुधिर आधान, इनमें से क्या है। आर्थोप्लास्टी ये किससे संबंधित है ये आपको बताना है। चलो बताएं आर्थोप्लास्टी का संबंध किससे है। देखो बहुत ही कॉमन सा प्रश्न है, कई बार पूछा गया है, इसलिए यहाँ पर इसकी चर्चा की जा रही है। बताएं। चलें देखो आर्थोप्लास्टी की बात की जा रही है। आर्थोप्लास्टी का जो संबंध है वो है हिप ज्वाइंट रिप्लेसमेंट से संबंधित, कूल्हे के जोड़ के प्रतिस्थापन से संदर्भित है आर्थोप्लास्टी। ये आपको पता होना चाहिए। आपको बता दें कि हड्डियों को जोड़े रखने के लिए भी एक ऊतक जिम्मेदार होता है, और ये जो प्रत्यस्थ ऊतक होता है इसको बोलते हैं स्नायु या लिगामेंट। याद रखिएगा, हड्डियों को जोड़े रखने के लिए स्नायु या लिगामेंट, ये जो प्रत्यस्थ ऊतक होता है ये जिम्मेदार होता है। यदि आपसे पूछा जाए कि हड्डियों को जोड़े रखने के लिए जिम्मेदार ऊतक कौन सा है, तो आप बताओगे स्नायु या लिगामेंट नामक जो ऊतक है ये हड्डियों को जोड़े रखने में जिम्मेदार होता है, जोड़े रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किनकी आवश्यकता होती है? अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु बोला जा रहा है, अस्थियों के निर्माण हेतु और दांतों के निर्माण हेतु इनमें से सबसे ज़्यादा आवश्यकता किसकी होती है, आपको बताना है। चलो बताएं। 4 विकल्प आपके साथ हैं, उन चारों विकल्पों में से अपने उत्तर का चुनाव करें। सबको जवाब देना है और सबको आना चाहिए, क्योंकि ये पूछे गए प्रश्न हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनका जवाब आपको आना चाहिए यदि आप परीक्षा में बैठ रहे हैं तो। ठीक है, चले बताएं, फास्ट जवाब दीजिएगा। चलिए, यहाँ पे बोला है अस्थियों और दांतों की बात हो रही है, तो अस्थियों और दांतों के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है वो कैल्शियम और फास्फोरस की होती है। डी विकल्प आपका सही उत्तर है। यहाँ पे दांतों की बात हो रही है तो आपको पता होगा मानव जीवन काल में 20 दांत ऐसे होते हैं जो 2 बार विकसित होते हैं। कितने दांत? 20 दांत ऐसे होते हैं जो 2 बार विकसित होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके साथ साथ यह भी पता होना चाहिए मानव के जो दांत होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। प्रत्येक मनुष्य में ये 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। पहला आता है कृंतक, दूसरा आता है रदनक, तीसरा आता है प्रचवर्ण और चौथा आता है चवर्ण। ये 4 प्रकार के दांत आपको मनुष्य में देखने को मिलते हैं, यह भी जानकारी आपको रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है। प्रश्न ध्यान से पढ़ना है। देखो यहाँ पे क्या, अभी पहले वाले प्रश्न में था कि कौन सा आवश्यक है, यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कौन सा आवश्यक नहीं है। कैल्शियम, फ्लोरीन, आयोडीन, फास्फोरस, इसमें से कौन सा है जो अस्थियों और दांतों के लिए आवश्यक नहीं है, आपको बताना है। कैल्शियम, फ्लोरीन, आयोडीन या फास्फोरस। चलें बताएं, फास्ट जवाब दीजिएगा। देखो, सबसे फास्ट जवाब देने का प्रयास किया करें। प्रश्न पढ़ें 2 बार, जैसे मैंने बोला है कि 2 बार प्रश्न पढ़ना चाहिए और 2 बार पढ़ने के बाद क्विक उसका उत्तर आपको देना है। ठीक है, चलिए देखो, यहाँ पे कैल्शियम भी ज़रूरी है, ये भी सत्य है। फ्लोरीन भी ज़रूरी है, ये भी सत्य है इनके लिए। फास्फोरस भी ज़रूरी है, लेकिन आयोडीन का जो संबंध है ये दांत और अस्थियों के लिए नहीं है। आयोडीन विशेष रूप से थायराइड ग्रंथ के लिए उपयोगी होता है। आयोडीन का संबंध थायराइड ग्रंथ से होता है। ठीक है, तो सी विकल्प इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। अब यहाँ पे कुछ नाम दिए हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पे 2 सूचियाँ दी हुई हैं, इनको मिलान करना है। प्रश्न अच्छा है, ध्यान दीजिएगा। चलें बताएं, यहाँ पे कुछ अस्थियाँ दी हुई हैं और उन अस्थियों को यहाँ पे मिलान करना है। चलें, ये जो नाम है यहाँ पे जो आपको देखने को मिल रहा है ये अस्थियों के नाम है। ठीक है, अब इनसे आपको उसका मिलान करना है कि कहाँ पर किससे संदर्भित हैं। ये अस्थियाँ जो हैं वो किस भाग से संदर्भित हैं, ये आपको मिलान करना है। पहला यदि भाग देखें तो यहाँ पे लिखा है उरोस्थि, या हड्डियों से एक एक करके हम देख लें तो पहली हड्डी जो लिखी हुई है वो लिखी हुई है क्लेविकल। क्लेविकल क्या है? क्लेविकल की यदि हम बात करते हैं तो क्लेविकल जो है वो कॉलर बोन होती है। कॉलर बोन को हम बोलते हैं क्लेविकल। तो जत्रुक या कॉलर बोन, इसका संदर्भ है क्लेविकल से। ठीक है, दूसरा आपको देखने को मिल रहा होगा पैटेला। पैटेला आपको देखने को मिल रहा होगा। पैटेले का जो संबंध है इसको बोलते हैं नी कैप, जानुफलक या नी कैप। तो पैटेले का संदर्भ हो गया जानुफलक या नी कैप से। तीसरा आपको देखने को मिल रहा है स्टर्नम। स्टर्नम की यदि हम बात करें तो स्टर्नम को बोलते हैं बीस्ट बोन। ठीक है, ब्रेस्ट बोन इसको बोलते हैं। तो ये हो गया ब्रेस्ट बोन, स्टर्नम हो गया ब्रेस्ट बोन। अब क्या बचा हुआ है? स्कैपुला।
स्कैपुला का जो संबंध है वो है स्कंद फलक शोल्डर ब्लेड से, ये आपका हो गया। तो यहाँ पे हड्डियाँ थी और वो हड्डियाँ शरीर के किस भाग से संदर्भित है वही चीज़ यहाँ पे पूछी गई है। तो याद रखिएगा कि सबसे पहले अस्टर्नम की यदि हम बात करते हैं ये ब्रेस्ट बोन है, फिर इसके बाद जत्रुक की यदि हम बात करें कॉलर बोन तो इसका संदर्भ है क्लेविकल से, फिर इसके बाद जानुफलक या नी कैप की बात करते हैं तो नी कैप का संदर्भ है पैटेला से, और स्कंद फलक की जब बात करते हैं तो इसका जो संदर्भ निकल कर आता है वो आता है स्कैपुला से। ठीक है, चलिए अब उसी आधार पे आपको मिलान कर लेना है। अब यहाँ पर भी वही चीज़ें दी हुई हैं, अब यहाँ पे क्या है कि ये जो नाम हैं जैसे वहाँ पे हिंदी में दिया हुआ था यहाँ पे सिर्फ अंग्रेजी में दे दिया गया है। ब्रेस्ट बोन, कॉलर बोन, नी कैप, शोल्डर ब्लेड, वही प्रश्न है, सेम प्रश्न है, लेकिन वहाँ पर हिंदी में इनके नाम दिए हुए थे, इनके नाम पूरे के पूरे हिंदी में दिए हुए थे। जैसे ब्रेस्ट बोन को बोला जाता था उरोस्थी, आपने देखा था, फिर जत्रुक को बोला जाता था कॉलर बोन, ये आपने देखा था, फिर जानू फलक आपने देखा था जिसको बोलते थे नी कैप। तो जो वहाँ पे नाम दिए हुए थे वही यहाँ पे भी हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ शब्दों का खेल कर दिया गया है और आपको मिलान करने को दे दिया है। तो हमें दोनों नाम याद रखने हैं, ये जो इंग्लिश वाले नाम हैं ब्रेस्ट बोन, कॉलर बोन, नी कैप, शोल्डर ब्लेड, इसके साथ साथ तो उरोस्थी, जत्रुक, जानू फलक, इनको भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रही बात इस प्रश्नों की पीडीएफ की, तो प्रश्नों की जो पीडीएफ है ये आपके टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाता है। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप के साथ साथ आपको ये बीपीएससी का जो मोबाइल ऐप है जिसमें आप सब जुड़े होंगे, नहीं जुड़े हैं तो मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर ये पीडीएफ शेयर कर दी जाती है क्लास के तुरंत बाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? क्या बोला जा रहा है? लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है, आपको बताना है। बताएं क्या क्या दिया है? स्टार्च, प्रोटीन, रेसे या वसा? बताएं लार किसके पाचन में सहयोग करती है? सबसे पहले आपको बता दें कि लार जो होता है उसमें एक विशेष प्रकार का एंजाइम पाया जाता है। लार में एक विशेष प्रकार का एंजाइम पाया जाता है, और लार में जो एंजाइम पाया जाता है इसका नाम भी आपको पूछा जा सकता है, इसका नाम है इमाइलेस। एमाइलेस नामक एंजाइम जो है ये पाया जाता है लार में, और ये जो एमाइलेस नामक एंजाइम होता है जो लार में पाया जाता है ये स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। मतलब किसके पाचन में सहायक है? ये स्टार्च के पाचन में सहायक है, इसलिए ए विकल्प आपका सही उत्तर होगा। पाचन की बात कर रहे हैं, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग कहाँ पर संपन्न होता है, तो याद रखिएगा मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग जो है वो छोटी आंत में संपन्न होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। एंजाइम मूलतः क्या है? एंजाइम मूलतः क्या है ये आपको बताना है। एंजाइम मूलतः क्या है? विटामिन है, प्रोटीन है, शर्करा है या वसा है? एंजाइम क्या है ये आपको बताना है। बताएं एंजाइम मुख्यतः क्या है? विटामिन, प्रोटीन, शर्करा या वसा? देखो एंजाइम जो है, एंजाइम की यदि हम बात करते हैं तो सब वस्तुतः एंजाइम एक प्रोटीन होते हैं, और एंजाइम जो प्रोटीन होते हैं इनका काम क्या होता है कि जो बायो उत्प्रेरक के रूप में, इनका कार्य होता है बायो उत्प्रेरक के रूप में, और जब ये बायो उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं तो जो जैव रासायनिक क्रियाएं हैं उनकी गति को ये बढ़ा देते हैं। तो इनका कार्य क्या होता है? विशेष रूप से बायो उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना, और बायो उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हुए ये जैव रासायनिक क्रियाओं की गति को बढ़ा देते हैं, ये काम होता है इनका। तो इनको आप प्रोटीन के नाम से भी जान सकते हैं। यदि प्रोटीन नहीं दिया है तो बायो उत्प्रेरक दिया होगा तो आप बायो उत्प्रेरक को भी टिक कर सकते हैं। ठीक है, या तो प्रोटीन या तो बायो उत्प्रेरक, दोनों में से जो भी दिया है वो आप टिक कर सकते हैं। दोनों एक साथ नहीं दिया होगा, ये आप भी मान के चलिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन हैं? अब बात आ गई है इतिहास के प्रश्नों की। पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन हैं? स्वामी श्रद्धानंद, महर्षि डी के कर्बे, स्वामी दयानंद सरस्वती, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन हैं आपको बताना है। चले बताएं, पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन हैं? यहाँ पे बात हो रही है पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश की, ठीक है। बोला जा रहा है आपसे सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, ये काफ़ी चर्चा में रहने वाली पुस्तक है। किसके संदर्भ में? स्वामी दयानंद सरस्वती के संदर्भ में। और स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में कल भी हमने देखा था, और आपको बता दें कि इनका एक प्रमुख आदर्श वाक्य था जो चर्चा में था, वेदों की ओर लौटो। और वेदों के पुनरुत्थान का जो श्रेय जाता है वो स्वामी दयानंद सरस्वती को जाता है। इनके द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। आर्य समाज वही संस्था थी जिसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था, और इनको भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है। यह भी आपको पता होना चाहिए। इनका एक और आदर्श वाक्य याद रखिएगा, इन्होंने कहा था, अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं हो सकता। अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं हो सकता, यह वाक्य भी स्वामी दयानंद सरस्वती का है, ठीक है। चलिए, देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? देव समाज की बात हो रही है। देव समाज का संस्थापक कौन था आपको बताना है। चलिए, सभी को बताना है और आपको बता दें, देव समाज की स्थापना 1887 ईस्वी में हुई थी। यदि पूछ लिया जाए कहाँ हुई थी, तो देव समाज की स्थापना 1887 ईस्वी में लंदन में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? आत्माराम पांडुरंग, ज्योतिबा फूले, एम.जी. चंदाकर या एम.जी. रानाडे, ये आपको बताना है। इनमें से आपको अपने विकल्प का चुनाव करना है कि किसके द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। चलें, और आपको बता दें, इनकी एक पुस्तक भी है जिसको बोलते हैं देवशास्त्र। इस समाज के जो आप कह सकते हो जो भी इनके विचार थे उसका संकलन इसी पुस्तक में किया गया है, देवशास्त्र नामक पुस्तक में। इसी में इनके उपदेशों का संकलन है। अब किसके द्वारा की गई थी ये आपको बताना है, तो आपको बता दें, इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। इसमें आप देखेंगे तो सॉरी माफ़ करिएगा, इसमें विकल्प थोड़ा सा दिए नहीं हुए हैं। ये विकल्प जो दिए हुए हैं ये सारे के सारे गलत हैं, क्योंकि आत्माराम पांडुरंग का संबंध इससे नहीं है। देव समाज की बात हो रही है, तो देव समाज का जो संदर्भ आता है ये आता है शिव नारायण अग्निहोत्री थे। शिव नारायण अग्निहोत्री से इसका संबंध आता है। यहाँ पे क्या है कि विकल्प दिया ही नहीं हुआ है, तो कोई बात नहीं, हमें जानना चाहिए कि किसके द्वारा किया गया है। तो हम नाम याद रख लेंगे, शिव नारायण अग्निहोत्री, क्योंकि इनमें से कोई भी नाम जो है वो इससे जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। तो नाम याद रख लीजिएगा, शिव नारायण अग्निहोत्री। 1887 ईस्वी में लंदन में इसकी स्थापना की गई थी। इसको देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की? अच्छा, ये क्या हो गया है कि इस प्रश्न का जो विकल्प था वो पूर्व में हो गया है, और उस प्रश्न का जो विकल्प था वो यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ भी विकल्प गलत हैं, तो विकल्प गलत हैं, कोई बात नहीं। आपको बताना है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। कोई बात नहीं, विकल्प गलत है, कोई बात नहीं, हमें पता है तो हम कमेंट बॉक्स में बताएंगे ऐसे ही कि किसके द्वारा स्थापना की गई थी। तो बताएं, प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? और आपको बता दें, प्रार्थना समाज जो है यह 1867 ईस्वी में स्थापित किया गया था। 1867 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। किसके द्वारा की गई है ये आपको बताना है। इसमें दो तरह के प्रश्न बनते हैं। एक प्रश्न बन जाता है कि महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का नेतृत्व कौन कर रहा था। तो महाराष्ट्र की जब बात की जाए विशेष रूप से, तो आप टिक करोगे एम.जी. रानाडे, ठीक है। यदि महाराष्ट्र की बात की जाए तो आप टिक करोगे एम.जी. रानाडे। लेकिन जब केवल प्रार्थना समाज की बात की जाए, प्रार्थना समाज 1867 की बात की जाए, तो आपको टिक करना है आत्माराम पांडुरंग, ठीक है। तो प्रार्थना समाज का संबंध है आत्माराम पांडुरंग से। किसने 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की?
सत्य शोधक समाज विशेष रूप से एक शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन था जिसने निचली जातियों को जो है एकीकृत किया, निचली जातियों को आप कह सकते हो एकत्र करके जो है ब्राह्मणवाद के खिलाफ एक विशेष आंदोलन चलाया। और यह आंदोलन जो है अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसका उद्देश्य था, इस आंदोलन का उद्देश्य था कि पिछड़े वर्गों का उत्थान, पिछड़े वर्गों के उत्थान को लेकर यह आंदोलन चलाया गया था। तो आपको यहाँ पे याद रखना है सत्य शोधक समाज की बात हो रही है। और सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इनका नाम आता है ज्योतिबा फूले। ठीक है, ज्योतिबा फूले के द्वारा इनकी स्थापना की गई थी। और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम था गुलामगिरी। ठीक है, और इस गुलामगिरी पुस्तक में जो है विशेष रूप से जो इनका उद्देश्य था, जो इनके आंदोलन का उद्देश्य था, उसका जिक्र यहाँ पर किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की, इसकी बात हो गई है। वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया? वह कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता को समर्थन दिया? आपको बता दें ये जो नेता थे, इनके द्वारा 1830 ईस्वी में धर्म सभा की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? धर्म सभा। और धर्म सभा की जो स्थापना थी, इसका उद्देश्य ही था कि जो धार्मिक सुधारों की बात करने वाले लोग हैं उन पर कटाक्ष किया जाए, उनका विरोध किया जाए। तो यहाँ पे बात हो रही है राजा राधाकांत देव की। ए विकल्प आपका इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। ठीक है, चलिए। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है, बताएं। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है, आपको बताना है। 4 विकल्प हैं, एम.जी. रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडिता रमाबाई या गोपाल हरि देशमुख। इनमें से कौन से हैं आपको बताना है। चलो फास्ट जवाब दीजिएगा। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो आपको बता दें इनका नाम है गोपाल हरि देशमुख। डी विकल्प आपका सही उत्तर है। द एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? द एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ, आपको बताना है। 1856 ईस्वी, 1891 ईस्वी, 1881 ईस्वी, 1905 ईस्वी, बताएं। द एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? चलें जवाब दीजिएगा। द एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? ये एक्ट पारित हुआ था 1891 में। ठीक है, कब पारित हुआ था? 1891 में। तो इसको रट जाना है इसी तरह से। निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की? क्या बोला जा रहा है? विधवा पुनर्विवाह के लिए किसने काम किया और अंत में उनको सफलता भी मिली? इस व्यक्ति का नाम यहाँ पे आपको बताना है। और आपको बता दें इन्हीं के प्रयासों से 26 तारीख को, 26 आप कह सकते हो जुलाई को 1856 ईस्वी में, 26 जुलाई 1856 ईस्वी को जो है इन्हीं के प्रयासों से यहाँ एक्ट पारित किया गया जिसको हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट बोला गया। और ये नाम आता है ईश्वरचंद विद्यासागर। ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों के फलस्वरूप ही 26 जुलाई 1856 को हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट पारित किया गया था। ठीक है, तो ये तिथि भी याद रखना है, 26 जुलाई 1856। पश्चिमी भारत के डी के कर्बे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? डी के कर्बे के बारे में कल भी आपने देखा था कि डी के कर्बे विशेष रूप से यदि हम इनकी बात करते हैं तो स्त्री शिक्षा को लेकर इन्होंने काम किया, विधवा पुनर्विवाह को लेकर इन्होंने काम किया। तो डी के कर्बे का जो नाम आता है वो स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह के लेकर आता है। सी और डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? इनमें से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है, आपको बताना है। चलो बताएं। अच्छा प्रश्न है, भूगोल के प्रश्न शुरू हो रहे हैं, अच्छे प्रश्न है। बताएं
इनमें से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है। यदि आप थोड़े से भी जागरूक होंगे, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा होगा, फैक्ट के अलावा भी कोई मानक पुस्तक पढ़ी होगी, तो निश्चित रूप से आपको इसका जवाब पता होगा। सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी हिमाद्री, अरावली, पश्चिमी घाट, विंध्याचल, इनमें से कौन सी सबसे नवीनतम है? जब नवीनतम की बात आती है तो हमारा ध्यान जाता है हिमाद्री घाटी पे। ए विकल्प इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। बाकी अरावली की बात करें तो अरावली आप जानते हैं भारत की सबसे प्राचीनतम श्रेणी है। इसको बताएं। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है किसका? सरोवरीय मैदान का, लोयस मैदान का, हिम तटीय मैदान का, जलोढ़ मैदान का। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा जो इम्फाल है उसकी बात यहाँ पे हो रही है। आप देखते होंगे कश्मीर घाटी के बारे में, जिस प्रकार से कश्मीर घाटी दो पहाड़ियों के बीच में विस्तारित है, उसी प्रकार से इसकी भी चर्चा होती है। उसी प्रकार से इम्फाल बेसिन भी कश्मीर घाटी के समान ही विस्तारित है और इसको बोला जाता है सरोवरीय मैदान। ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इसको बताएं। कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? अक्सर आप सुनते होंगे कैलाश पर्वत के बारे में, बहुत सारी कथाएं हैं इसको लेकर, कैलाश पर्वत को लेकर, और अक्सर इसकी चर्चा होती है क्योंकि हिंदू धर्म में इसका महत्वपूर्ण स्थान है कैलाश पर्वत का। तो यहाँ पे बात हो रही है कि कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? सिक्किम, तिब्बत, नेपाल या उत्तराखंड? इनमें से किस क्षेत्र में कैलाश पर्वत अवस्थित है? इन चारों में से आपको बताना है। देखो, कैलाश पर्वत आज के समय में यदि हम देखें तो भारत भूमि में नहीं है, पहले भी नहीं था, तिब्बत में था, लेकिन आज के समय में क्योंकि तिब्बत पर चीन का अवैध कब्जा है, तो ये जो भाग है ये आता है तिब्बत से संबंधित। बी विकल्प इसके लिए सही उत्तर है। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? चले बताएं। अब इतना आसान प्रश्न कुछ भी नहीं हो सकता। सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? और ये जो पर्वत श्रृंखला है ये गुजरात के आप कह सकते हो पालनपुर से दिल्ली तक विस्तारित है और इसमें राजस्थान और हरियाणा राज्य भी समाहित हैं। तो इसका जो विस्तार है गुजरात से लेकर दिल्ली तक है, हरियाणा और राजस्थान भी इसमें आते हैं। कुल लगभग 800 किलोमीटर तक ये विस्तारित है और इसमें एक सर्वोच्च चोटी भी है जिसको बोलते हैं गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। यह भी आपको पता होना चाहिए। तो गुरु शिखर की बात हो रही है, मतलब सबसे पुरानी श्रेणी कौन सी है? हमारी अरावली। भारत की प्राचीनतम श्रेणी है अरावली। इसको बताएं। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी उपस्थित है? नर्मदा और ताप्ती नदियों की बात आती है और यदि आपने भारत के मैप का कभी भी अध्ययन किया होगा, यदि आपने भारत के मैप में जो पर्वत हैं, विशेष रूप से फिजिकल मैप आपने देखा होगा, तो निश्चित रूप से आपको ये पता होगा, आपने यदि चीज़ों को अंडरलाइन किया होगा तो ये ज़रूर आपको देखने को मिलते हैं। तो नर्मदा एवं ताप्ती नदियों की बात हो रही है कि उनके बीच में इनमें से कौन सी श्रेणी स्थित है, आपको बताना है। बताएं, इनमें से कौन सी श्रेणी है जो नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित है? अरावली की बात हम कर रहे थे। अरावली को रेसिड्यूअल पर्वत भी कहा जाता है, रेसिड्यूअल माउंटेन भी कहा जाता है, अवशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है। यह भी हमें रट जाना है, याद रखना है। यहाँ पे बात हो रही है नर्मदा और ताप्ती नदियों की, तो आपको बता दें सतपुरा श्रेणी पड़ती है। ठीक है, बिंध्य, अरावली, सतपुरा, ये सारा आपने पढ़ा होगा श्रेणियों के नाम। इनके क्रम कई बार पूछ लिए जाते हैं उत्तर से दक्षिण, तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना है। तो जो यहाँ पे सतपुरा श्रेणी पड़ती है, सतपुरा श्रेणी नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच पड़ती है, मतलब बी विकल्प इसका सही उत्तर है। इसको बताएं। निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आकर मिलते हैं? वो कौन सी पहाड़ी है जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आकर मिलते हैं? बताएं, वो कौन सी पहाड़ी है जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आकर मिलते हैं? ये कौन सी पहाड़ी है जहाँ पर दोनों आकर मिलते हैं? पालनी पहाड़ी, अनाईमुड़ी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी या सेवराय पहाड़ियाँ? आप जानते हैं नीलगिरी पर्वतों की रानी कहा जाता है,
ब्लू माउंटेन कहा जाता है नीलगिरी पहाड़ी को। और नीलगिरी पहाड़ी इसका सही उत्तर है, क्योंकि नीलगिरी पहाड़ी की जो अवस्थिति है वहीं पर दोनों घाट, पूर्वी और पश्चिमी घाट आपस में आकर मिलते हैं। इसको ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। दक्षिण भारत में स्थित है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप बताएंगे अनाईमुड़ी। ठीक है, क्या नाम है? अनाईमुड़ी जो है ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। केरल से संबंधित है, 2695 मीटर ऊंची है। क्योंकि यहाँ पे हमने नीलगिरी की बात किया था, तो यदि आपसे पूछ लिया जाए नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप बताओगे दोदा बेट्टा। ठीक है, दोदा बेट्टा जो है ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, और इसकी भी जो ऊंचाई है वो 2637 किलोमीटर, 2637 मीटर है। ये आपको पता होना चाहिए, 2637 मीटर, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ कई बार क्या होता है कि जो दोनों घाट, चाहे पूर्वी घाट की बात कर लें हम, चाहे पश्चिमी घाट की बात कर लें, तो जो इनकी पर्वत श्रृंखलाएं पड़ती हैं, जो चोटियां पड़ती हैं, कई बार इनका उत्तर से दक्षिण क्रम पूछ लिया जाता है। तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना होगा। यहाँ पे मैं कुछ पहाड़ियों के उत्तर से दक्षिण क्रम की बात करूंगा जो अक्सर पूछी जाती हैं। जैसे आपसे पूछा जाता है नल्ला मलाई, नल्ला मलाई दे दिया जाता है। नल्ला मलाई के साथ साथ इसमें आप रख सकते हो अन्ना मलाई, अन्ना मलाई, अन्ना मलाई के साथ इसी में आप रख सकते हो नीलगिरी। ठीक है, नल्ला मलाई, अन्ना मलाई, नीलगिरी, और इसके बाद जवादी। इनका कई बार क्रम पूछा गया है, इन चारों का। जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, नल्ला मलाई और अन्ना मलाई, इनका उत्तर से दक्षिण क्रम बताइए। तो इनका उत्तर से दक्षिण क्रम आपको देख लेना है यहाँ पे। और साथ ही साथ आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपके पास मैप अवश्य होगा, एटलस अवश्य होगा। तो एटलस में जाकर इन चारों रीजन को जो है आप अंडरलाइन अवश्य करोगे। ठीक है, और बीच में भी यदि कोई आपको पहाड़ी दिख रही है उसको भी अंडरलाइन करोगे और उसका क्रम आप हमें बताओगे। आपकी जिम्मेदारी है, होमवर्क है कि पूर्वी घाट को जो भी पहाड़ियां हैं, जो भी चोटियां हैं, उनको उत्तर से दक्षिण के क्रम में आप सजाओगे। पूर्वी घाट को पूरे को उत्तर से दक्षिण के क्रम में सजाना है। और यहाँ पे यदि हम बात करें इन चारों की, तो सबसे पहले पड़ता है नल्ला मलाई। नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ ये सबसे ऊपर पड़ती हैं। नल्ला मलाई के बाद दूसरा, इन तीनों में से यदि मैं बात करूँ तो जवादी की पहाड़ियाँ पड़ती हैं। जवादी की पहाड़ियाँ पड़ती हैं। और जवादी की पहाड़ियाँ के बाद अब यहाँ पे दो में बचा है, नीलगिरी और अन्ना मलाई। तो आपका नीलगिरी तीसरे नंबर पर पड़ता है, और क्योंकि चौथा आपका है अन्ना मलाई, ये आपका पड़ता है सबसे लास्ट में। ठीक है, तो ये आपका पता होना चाहिए। नल्ला मलाई, जवादी, नीलगिरी और अन्ना मलाई, ये चार क्रम है जो आपको पता होना चाहिए। अब इनमें से कौन सा किस राज्य में है? मान लीजिए आप मैप खोलते हैं, आपको नहीं मिलता है, तो आप क्या करोगे? आपको क्या करना है, स्टेट का भी मैप उसमें दिया होता है। ठीक है, तो स्टेट का जो मैप है उसमें आप चला जाओगे, और नल्ला मलाई वाले में आप देखोगे कहाँ पे? आप इसको देखोगे आंध्र प्रदेश में, आप इसको देखोगे तेलंगाना में, क्योंकि ये जो नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ हैं ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का बॉर्डर बनाती हैं। तो आंध्र प्रदेश के मैप में ये आपको मिल जाएगा। जवादी की पहाड़ियों की यदि हम बात करते हैं तो ये तमिलनाडु के मैप में मिल जाएगा। बाकी नीलगिरी के बारे में आप जानते ही हैं कि यहाँ पे दोनों घाट आके मिलते हैं, तो ये तो आपको आसानी से मिल जाएगा। फिर बचता है अन्ना मलाई की पहाड़ियाँ, और अन्ना मलाई की पहाड़ियाँ आपको केरल और तमिलनाडु में मिल जाएंगी। ठीक है, तो केरल और तमिलनाडु का मैप आप खोल लोगे तो अन्ना मलाई की पहाड़ियाँ मिल जाएंगी। आंध्र प्रदेश तेलंगाना का आप खोल लेंगे तो नल्ला मलाई की मिल जाएंगी। जवादी की पहाड़ियाँ जो हैं तमिलनाडु का मैप खोलोगे मिल जाएंगी, और उसी प्रकार से नीलगिरी की भी यहीं पे मिल जाएंगी। तो ये आपका होमवर्क है, ये आपको करके आना है। ठीक है, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? इनमें से कौन सी पर्वत श्रेणी है जो सिर्फ और सिर्फ एक राज्य में फैली है? आपको बताना है, बताएं। इनमें से कौन सी ऐसी पर्वत श्रेणी है जो सिर्फ और सिर्फ एक राज्य में फैली हुई है? बताएं, चलें बताएं।
देखो अरावली के बारे में भी हमने बात किया था कि अरावली का विस्तार गुजरात से लेकर दिल्ली तक है, राजस्थान हरियाणा भी आते हैं, तो अरावली तो इसमें से निकल गया। अभी सतपुरा की भी बात हुई थी, सतपुरा की भी बात हुई थी, तो सतपुरा भी यहाँ से निकल गया। फिर बच्ची सह्याद्री, सह्याद्री के बारे में भी अगला प्रश्न है, इसलिए इसको मैं नहीं बताऊंगा। मतलब अजंता और सह्याद्री इन्हीं में से कोई एक होगा। आप जानते हैं अजंता एलोरा, आप अक्सर सुनते होंगे अजंता एलोरा की गुफाएं। तो अजंता की जो पहाड़ियां हैं ये सिर्फ और सिर्फ एक राज्य से संबंधित हैं और वो राज्य है महाराष्ट्र। ठीक है, तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चले इसको बताएं। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? चलो बताएं। महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं, आपको बताना है। नीलगिरी पर्वत, सह्याद्री, दक्कन पठार या इनमें से कोई नहीं। देखो महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, गोवा हो गया। महाराष्ट्र, कर्नाटक और तीसरा स्थान आता है गोवा। महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा, यदि हम इन तीनों की बात करते हैं तो यहाँ पे जो पश्चिमी घाट है उसको बोलते हैं सह्याद्री। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसीलिए मैंने इसका जवाब भी नहीं दिया था पिछले प्रश्न में, इसको बोलते हैं सह्याद्री। ठीक है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा में जो पश्चिमी घाट है उसको सह्याद्री नाम से जाना जाता है। चले इसको बताएं। यहाँ पे दो सूचियाँ हैं, दोनों सूचियों को मिलान करना है। चलिए मिलान करिएगा। पहले में राज्य दिया हुआ है और दूसरे में कुछ पर्वत चोटियां या पर्वत श्रृंखलाएं दी हुई हैं। बताएं, और बहुत ही आसान सा है, यदि आप थोड़े से भी परिचित होंगे चीज़ों के बारे में तो आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे यदि आपको सिर्फ इतना पता है कि उत्तराखंड में कौन सी पर्वत श्रृंखला या चोटी है, तो आप जानते हो नंदा देवी का संदर्भ जो है ये उत्तराखंड से है। तो जैसे ही आपने नंदा देवी को उत्तराखंड से मिलाया, आपका जवाब आसान हो गया। दोदा बेट्टा अभी आपने पढ़ा है, ठीक है, दोदा बेट्टा अभी आपने पढ़ा था, अच्छे से इसको देखा था आपने। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, तो नीलगिरी आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो नीलगिरी के लिए जाना पड़ेगा तमिलनाडु, मतलब तमिलनाडु का संबंध हो गया दोदा बेट्टा से। फिर बात आती है केरल। केरल के बारे में अभी आपने पढ़ा था अनाईमुड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, तो केरल का संबंध हो गया अनाईमुड़ी। नागालैंड बचा है, नागालैंड का संबंध है सारामती से। कहने का मतलब है कि यदि आपको सिर्फ पता होता उत्तराखंड का संदर्भ है नंदा देवी से, तो भी आप इसका जवाब आसानी से निकाल सकते थे। ठीक है, तो पर्वत चोटियों के बारे में देख लेना है, मैप में जाकर थोड़ा सा अभ्यास भी करना है इनके बारे में। ठीक है, अगला है कोडाई कनाल किस पहाड़ी में स्थित है? कोडाई कनाल किस पहाड़ी में स्थित है, बताएं। कोडाई कनाल किस पहाड़ी में स्थित है, ये आपको बताना है। आप जानते हैं तमिलनाडु का एक जिला है डिंडीगुल, और डिंडीगुल के जो ताले हैं वो बड़े मशहूर हैं और अभी इनको जीआई टैग भी मिला था, डिंडीगुल लॉक को जीआई टैग भी मिला था। तो तमिलनाडु का जो ज़िला है डिंडीगुल, वहीं पर ये पहाड़ी पड़ती है और इसको बोलते हैं पालनी की पहाड़ियाँ, और पालनी की पहाड़ियों को कोडाई कैनाल भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी कुछ पहाड़ियाँ हैं और क्षेत्र दिए हुए हैं। चलें, काडरमम पहाड़ियाँ, कैमूर पहाड़ियाँ, महादेव पहाड़ियाँ, मिकिर पहाड़ियाँ। देखो मिकिर और रेंगमा ये आपने अक्सर सुना होगा। पूर्वोत्तर भारत की जब आप बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि पूर्वोत्तर भारत में जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनका नाम जो है वो जनजातियों के नाम पर है, और उन्हीं, या दूसरे शब्दों में आप कह लें कि जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जो चोटियां हैं वहाँ पे, जो पहाड़ियां हैं वहाँ पे, उनका नाम उन्हीं के नाम के आधार पे जनजातियों का नाम रखा गया है। तो इसमें से मिकिर पहाड़ियां जैसे ध्यान आता है, क्योंकि मिकिर पूर्वोत्तर भारत की बात हो रही है, तो इसका संदर्भ है पूर्वोत्तर भारत से। और पूर्वोत्तर भारत में भी कहाँ से है, तो आपको बता दें इसका संदर्भ है असम से। ठीक है, तो इसका संदर्भ कहाँ से है? इसका संदर्भ है असम से। इसके बाद बात आती है आगे, जब हम बात करते हैं तो महादेव पहाड़ियाँ। महादेव पहाड़ियों की यदि हम बात करें तो महादेव पहाड़ियों का संदर्भ है मध्य प्रदेश से, और मध्य प्रदेश मतलब मध्य भारत, ये भी करेक्ट है। ठीक है, कैमूर पहाड़ियों की बात हो रही है। कैमूर पहाड़ियों की यदि हम बात करें तो कैमूर रेंज आप देखते होंगे मध्य प्रदेश से लेकर बिहार तक विस्तारित है।
मध्य प्रदेश से लेकर बिहार तक ये रेंज विस्तारित है, मतलब ये सही मिलान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोंकण तट दिया हुआ है। और कोंकण तट की जब हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र और गोवा का जो समुद्र तटीय मैदान है, जो किनारा है, समुद्र तटीय जो किनारा है, मैदान नहीं कहेंगे उसको, हम बोलते हैं कोंकण तट। तो ये वाला मैच नहीं है। अगला आता है कार्डमम पहाड़ियाँ। कार्डमम पहाड़ियों की जब हम बात करते हैं तो विशेष रूप से ये केरल और तमिलनाडु में देखने को मिलते हैं। भारत के सबसे दक्षिणतम पर्वत आप कह सकते हो, मुख्य भूमि में दक्षिणतम पर्वत हैं ये कार्डमम। और आपको बता दें कि इनका संदर्भ कहाँ से है, केरल और तमिलनाडु से है। और इसमें भी आपको देखने को मिलता है कि इसका बात क्या हो रही है, कोरोमंडल तट की बात हो रही है। तो कोरोमंडल तट नहीं हो सकता, क्योंकि कोरोमंडल तट जो है ये पूर्वी भाग में आता है, ठीक है। और जब केरल की आप बात करते हो तो केरल पूर्वी भाग में नहीं आता है, पश्चिमी तट के सहारे है। तो इसका मतलब है कि यह भी सही मैच नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 और 4, मतलब सी विकल्प आपका सही उत्तर इस प्रश्न के लिए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। पुनः यहाँ पे कुछ पहाड़ियों के नाम दिए हुए हैं और संबंधित राज्यों के नाम दिए हुए हैं। बोला जा रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जैसे सेओराय की पहाड़ियाँ दिया हुआ है। सेओराय की पहाड़ियों की जब हम बात करते हैं ये तमिलनाडु से संबंधित हैं। नल्ला मलाई की पहाड़ियाँ, अभी हमने आपको बताया कि नल्ला मलाई की जो पहाड़ियाँ हैं ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का बॉर्डर बनाती हैं, तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित हो गई, ठीक है। तीसरा इसके बाद आपको देखने को मिलता है मांडो पहाड़ियाँ। तो मांडो पहाड़ियों की जब बात करते हैं तो ये महाराष्ट्र से नहीं संदर्भित है, बल्कि ये गुजरात से संबंधित है। मांडो की पहाड़ियाँ ये गुजरात से संबंधित हैं और गढ़जात पहाड़ियाँ जो हैं ये उड़ीसा से संदर्भित हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी विकल्प, क्योंकि ये सुमेल नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 35 निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं स्थित है। यहाँ पे कुछ पहाड़ियों के नाम दिए हुए हैं और बोला जा रहा है कि इनमें से कौन महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। यदि आपने अभी जो प्रश्न हमने डिस्कस किया उसको ध्यान से सिर्फ सुना होगा, उसके डिस्कशन को ध्यान से सुना होगा, तो भी आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। क्या क्या यहाँ पे दिया हुआ है, बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, सतमाला पहाड़ियाँ या मांडो पहाड़ियाँ। अभी आपको पूर्व के प्रश्न में बताया गया कि ये जो मांडो की पहाड़ियाँ हैं इसका संदर्भ है गुजरात से। तो इसका संबंध कहाँ से है, गुजरात से है, मतलब डी विकल्प इसका सही उत्तर होगा। आपके लिए एक होमवर्क है, निश्चित रूप से करके आना है। नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जब तक आप नहीं बताएंगे तब तक मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको नहीं आता है और कैसे मैं उसके बारे में जानकारी दे पाऊँगा। आपने देखा होगा भारत का पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट पे जब आप यात्रा करते हैं, यदि हम आपको बोल दें कि आप गुजरात से लेकर केरल तक की यात्रा करिए पश्चिमी घाट के सहारे, तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारे दर्रे देखने को मिलते हैं, ठीक है। और यही दर्रे जो हैं ये आप देखते हो मानसून में भी सहायक होते हैं। जब आप मानसून पढ़ोगे तो इन दर्रों की बात आती है, जैसे थाल घाट हो गया, जैसे भोर घाट हो गया, जैसे पाल घाट हो गया, जैसे सेनकोट्टा गैप हो गया। तो ये जो दर्रे हैं ये महत्वपूर्ण हैं। ये आपकी परीक्षा के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण हैं, मानसून के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण हैं और यातायात के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण हैं। क्यों? क्योंकि यदि यही दर्रे नहीं होते तो आप तट से आंतरिक भागों की यात्रा नहीं कर सकते थे। आज इन्हीं दर्रों के सहारे ही जो रेल मार्ग हैं वो सुविकसित अवस्था में हैं, जो सड़क मार्ग है वो विकसित अवस्था में है। इन्हीं दर्रों की वजह से आप आसानी से यात्रा कर सकते हैं तटीय क्षेत्रों से आंतरिक भागों में। तो इनका क्रम कई बार पूछा जाता है कि ये जो दर्रे हैं प्रमुख रूप से इनका उत्तर से दक्षिण क्रम बताओ। तो आपका होमवर्क है, जैसे मैंने बोला थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सेनकोट्टा गैप, इनका उत्तर से दक्षिण का क्रम क्या होगा ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। सबकी जिम्मेदारी है जो भी अपनी परीक्षा को लेकर गंभीर हैं। बाकी जो लोग भीड़ का हिस्सा हैं आपके लिए यह जरूरी नहीं है, आप सिर्फ अपना जो समय है इसी प्रकार से निकालते रहें, किसी तरह से आपके लिए ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो गंभीर हैं अपनी परीक्षा को लेकर, विशेष रूप से प्रारंभिक परीक्षा को लेकर, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इन दर्रों के बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यदि नहीं आता है तो आप पूछेंगे, निश्चित रूप से मैं आपको जानकारी दूंगा।
पश्चिमी घाट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी घाट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। अभी पश्चिमी घाट के दर्रों के बारे में हमने थोड़ी जानकारी दी और वहाँ पे हमने थोड़ी सी भूमिका बना दी है इस प्रश्न की। ठीक है, क्या बोला जा रहा है? पश्चिमी घाट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिनको नहीं दिख रहा है, अब उम्मीद करता हूँ स्पष्ट दिख रहा होगा। ठीक है, चलें बताएं। पश्चिमी घाट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक भ्रंशोस्त पर्वत है। इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता पठार है। इसका उत्तरी खंड लावा बेसाल्ट से आच्छादित है। उपयुक्त कथनों में से कोई नहीं, ये आपको बताना है। तो पश्चिमी घाट की बात हो रही है। विशेष रूप से ये जो पश्चिमी घाट है, जब इसकी बात करते हैं, ये एक खड़ा कगार है। पश्चिमी घाट एक खड़ा कगार है और जब भारतीय भूभाग जाकर तिब्बत के प्लेट से टकराया था तो यहाँ पर भी हलचल हुई थी और इसके कारण बहुत सारा यहाँ का भूभाग जो है वो समुद्र में समा गया था। तो पश्चिमी घाट की जब आप बात करते हो तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि यह एक भ्रंशोस्त पर्वत है। ये सत्य है क्योंकि भ्रंश के कारण ही ये तैयार हुआ था। ठीक है, अगला है इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। जी हाँ, इसका पूर्वी ढाल, जैसे जैसे आप पूरब की तरफ बढ़ोगे इसकी जो ढलान है, इसकी जो ऊंचाई है वो कम होती जाती है। जैसे मैंने बोला ये एक खड़ा कगार है, तो पश्चिम की तरफ एक खड़ा कगार है। इसका उत्तरी खंड लावा बेसाल्ट से आच्छादित है। एकदम सत्य है, उत्तरी भाग इसका लावा बेसाल्ट से आच्छादित है क्योंकि जब टक्कर हुई थी तिब्बत के पठार से, तिब्बतियन प्लेट से जब ये टकराया था भूभाग, तो वहाँ पे लावा का उद्गार हुआ था। और जब भी कोई टक्कर होती है, आप जानते हैं, जब भी कोई दो भूभाग टकराते हैं या कोई भी दो वस्तु टकराती है तो ये अगला भाग जो टकराता है वो झुका हुआ होता है। ठीक है, वो झुका हुआ होता है और वही चीज़ें सेम यहाँ पर भी आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो इसी के कारण यहाँ पे लावा बेसाल्ट आच्छादित है। तो कहने का मतलब इसका तीनों विकल्प सही है, तीनों कथन इसके सही दिए हुए हैं। कोडई कोनाल किस पहाड़ी में स्थित है? ये तो हमने बात कर लिया था पालनी की पहाड़ियों में। इसको बताएं। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? मध्य भारत की बात हो रही है, मध्य भारत की पहाड़ियों की बात हो रही है और बोला जा रहा है पश्चिम से पूर्व के क्रम में लगाएं। आज आपका दूसरा होमवर्क है। जैसे मैंने बोला कि जब आप भारत का मैप देखते हो, मध्य भारत की बात हो रही है, तो यहाँ पे बहुत सारी पहाड़ियाँ ऐसे आपको देखने को मिलती हैं असम तक। ठीक है, तो इनका आप क्रम अवश्य तैयार कर लीजिएगा। 4 के क्रम यहाँ पे बताए जा रहे हैं। 4 यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे मैकाल, सतपुरा, महादेव और छोटा नागपुर। तो आपको बता दें, जब आप पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ते हो, पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ते हो, तो सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है सतपुरा। किसका नाम आता है? सतपुरा। ठीक है, सतपुरा। फिर आता है महादेव, फिर आता है मैकाल। सतपुरा, महादेव, मैकाल और इसके बाद छोटा नागपुर। तो कहाँ पे दिया है? सतपुरा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर, मतलब बी विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा ज़रूरी है आप एटलस पर वर्क करिए, मैप पर वर्क करिए, तो चीज़ों को आप और बेहतर कर सकते हो। इसको बताएं। सतपुरा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाला सही क्रम कौन सा है? सतपुरा क्षेत्र की बात हो रही है। सतपुरा क्षेत्र में जो पहाड़ियाँ हैं उनकी बात हो रही है, पश्चिम से पूर्व क्रम की बात हो रही है। तो सबसे पहले आपको बता दें, इसमें आती है बड़वानी की पहाड़ी और बड़वानी के बाद महादेव, इसके बाद मैकाल श्रेणी आती है। मतलब ए विकल्प इस प्रश्न का आपके लिए सही उत्तर होगा। ठीक है, तो आज की जो चर्चा थी वो यहीं पे समाप्त हुई है। 2 होमवर्क आपको दिए गए हैं जिसमें आप एक कमेंट बॉक्स में शेयर करोगे और वो हैं पश्चिमी घाट के दर्रे। पश्चिमी घाट के दर्रों का उत्तर से दक्षिण क्या क्रम होता है, उस क्रम को आप कमेंट बॉक्स में हमें बताओगे। दूसरा होमवर्क जो आपको स्वयं से करना है और प्रयास ये रहेगा कि ये चीज़ें सप्ताह में 1 दिन चेक हों। और दूसरा जो क्रम है
दूसरे क्रम में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे बात क्या हो रही थी कि जो भी पहाड़ियों के नाम बताए गए, जैसे मध्य भारत की कुछ पहाड़ियाँ बताई गई और भारत की कुछ अन्य पहाड़ियाँ बताई गई, उस पे थोड़ा सा वर्क करिए, उसमें थोड़ा सा मेहनत करिए, क्योंकि बिना मैप के वो चीज़ें हो नहीं सकती हैं। और परीक्षा में आज के समय में यदि हम देखें जो बदलाव आ रहा है, तो भूगोल से जो प्रश्न बन रहे हैं उसमें मैप की जानकारी बहुत ज़रूरी है, तभी आप प्रश्नों का सही जवाब दे सकते हैं। तो अपनी चीज़ों को बेहतर करना है, प्रतिदिन हमें प्रयास करना है कि हम कैसे चीज़ों को बेहतर करें, और हम भी प्रयास करेंगे कि किस तरह से और बेहतर तरीके से आपको कंटेंट प्रारंभिक परीक्षा के लिए उपलब्ध कराया जाए। तो आज की जो चर्चा है यहीं पे समाप्त करते हैं। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।